नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा कोई भी हो, चाहे वह यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, मानचित्र आधारित प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में हर बार पूछे जा रहे हैं। तो आपकी तैयारी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए कि दुनिया भर में जो चर्चा में रही जगहें हैं, उनसे मानचित्र पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं, उसी के आधार पर आप प्रश्नों का अभ्यास करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज शुरू की है। तो चलिए एक एक करके सवालों की शुरुआत करते हैं, जो हमने बीते सप्ताह आपको दिया था, अभ्यास प्रश्न था। अब देखिए, समाचारों में रहे निंगालू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऑस्ट्रेलिया के सुदूर दक्षिणी तट रेखा पर स्थित एक तटीय क्षेत्र है। फिर जलवायु परिवर्तन के चलते यहां बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन हुआ है। और तीसरा, यह तटरेखा रीफ से घिरी हुई है, जो एक विश्व धरोहर स्थल है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी इनमें से कोई नहीं। अब यहां पे देखिए, निंगालू के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मामला मुश्किल में पड़ सकता है। एक कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति जिसको सामान्य भाषा में हम समझते हैं, और एक जगह का नाम भी है निंगालू। दोनों के लिए निंगालू नाम का इस्तेमाल होता है। और ये है कहां पे? चलिए एक तरफ से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के हम पश्चिम में जाएंगे, यानी कि इंडियन ओशियन के पूर्व में। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें, कोरल रीफ है, कोरल रीफ नहीं है यहां पे। यहां पे एक ग्रेट बैरियर रीफ है, वो भी आपने सुना होगा, जो कोरल सी पे है। लेकिन यहां पे जो है ये क्या है? देखिए, प्रवाल भित्तियां बहुत अलग अलग जगह पे बहुत सारी हैं, दुनिया में कई जगहों पर है। लेकिन इसकी खास बात क्या है निंगालू की? निंगालू अपने आप में फ्रिंजिंग रीफ है। अब फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है? फ्रिंजिंग रीफ वो होता है जो समुद्र के जो ये स्थल है, जो उसका तट है, तट से लगा होता है, और लगभग 300 किलोमीटर के आसपास में है। कुछ इस प्रकार से है कि तट से लगा हुआ है, जैसे ये तट है और उसी से लगा हुआ है। यानी कि इनके बीच में, यानी कि जो मेनलैंड है और जो ये रीफ है, इनके बीच में ऐसा कनेक्शन है कि वहां तक पहुंचना आसान है। लेकिन अगर हम ग्रेट बैरियर रीफ को देखें, जो इस तरफ है, ग्रेट बैरियर रीफ के साथ यह है कि ग्रेट बैरियर के बीच, रीफ में और मेनलैंड के बीच में एक बैरियर है, लेकिन इसमें नहीं है। वो कनेक्ट रहेगा, यानी कि जो मेनलैंड है और रीफ है कनेक्ट रहेगा। और रीफ कहां रहेगा? वो पानी में रहेगा। अब ये रीफ क्या होता है, प्रवाल क्या होता है, ये समझेंगे। तो देखिए, ये जो रीफ होता है, कोरल रीफ होता है, इसका मतलब ये है कि एक जीव है, बहुत छोटा जीव होता है, उसका हम कोरल पॉलिप्स बोलते हैं। तो कोरल पॉलिप्स की वजह से जो संरचना बनती है, आप लोगों ने देखा होगा, वो एक ऐसी संरचना है, कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना है। और वह कैल्शियम कार्बोनेट रंगहीन होता है, आमतौर पर आपको सफेद रंग का जैसे दिख जाएगा। लेकिन एक शैवाल होती है, जूजेंथेला या जूजेंथेले, ऐसे अलग अलग नामों से आप थोड़ा बहुत सुनने का उच्चारण मिलेगा। ये शैवाल उसके साथ रहती है, एक दूसरे के लिए जरूरी होती हैं ये। तो उसके बाद इसी वजह से रीफ जो है कलरफुल दिखाई देती हैं। लेकिन जब समुद्र में तापमान में वृद्धि होती है और तनाव की स्थिति बनती है, ये जो कोरल पॉलिप्स हैं, तो क्या करते हैं कि ये शैवाल को छोड़ देते हैं। शैवाल और इनके बीच में दूरी आ जाती है, अलग हो जाते हैं। तो वो जो है रीफ एक नॉर्मल कलर में, सिंगल कलर में दिखना शुरू हो जाएगा, कलरफुल नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार की समस्या को हम क्या कहते हैं? प्रवाल विरंजन कहते हैं। और यही प्रवाल विरंजन से यह निंगालू रीफ जो है जूझ रहा है, और निंगालू क्षेत्र का भी नाम है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के सुदूर दक्षिण तट रेखा पर है स्थित एक तटीय क्षेत्र है। तो क्या ये सुदूर दक्षिण पे है? बताइए। ये पश्चिम का क्षेत्र है, ठीक है, ये है वो। अब उसके बाद तो पहला गलत हो गया। दूसरा है प्रवाल विरंजन, हाँ ये है कि यह तटरेखा रीफ से घिरी हुई है, जो एक विश्व धरोहर स्थल है। रीफ के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, तट से लगा हुआ है। और उसके बाद यह विश्व धरोहर स्थल है कई सालों से, तो ये बात भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है। तो कितने कथन सही हैं? 2 सही हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में वही जानकारी उत्तर पश्चिमी तट पर है, ठीक है, उत्तर पश्चिम की तरफ था। फिर उसके बाद निंगालू दुनिया की सबसे बड़ी फ्रिंजिंग रीफ है। फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है आपने देख लिया, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में से एक है, ये आपको पता चल गया। यहाँ पे शार्क्स आते हैं, कछुए भी आते हैं। अब तट के साथ सैकड़ों किलोमीटर तक यह फैला हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था रीफ, ठीक है। चलिए
हाल ही में किस अफ्रीकी देश के तिबेसा प्रांत में 5.8 तीव्रता का भूकंप देखा गया? अब जिस जगह की बात हो रही है वो जगह अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं है अपने आप में, इससे भी ज्यादा तीव्रता के भूकंप आए, लेकिन ये देश एक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो भी देश की बात हो रही है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? अल्जीरिया, माली, नाइजर या चाड? जवाब आपको पहले ही पता चल गया होगा, करंट अफेयर को मैंने स्टैटिक से जोड़ दिया। चलिए देखिए, अफ्रीका में आना है, उत्तर की तरफ आना है, भूमध्य सागर के पास वाले जो देश हैं उनकी तरफ आना है, पास में जाके देखते हैं तो ये दिखाई देता है अल्जीरिया। अब अल्जीरिया किसके साथ लगा हुआ? देखिए ये तो उत्तर में है भूमध्य सागर, इस ये ट्यूनीशिया के साथ सीमा बना रहा है उत्तर में, फिर लीबिया के साथ, फिर नाइजीरिया इसके दक्षिण में हो गया, दक्षिण पश्चिम की तरफ, फिर माली, फिर मॉरिटानिया, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो वेस्टर्न सहारा से आगे बढ़ते हुए मोरक्को। ठीक है, अब इसको पास में देखें तो इस अल्जीरिया के उत्तर में ये तेबेसा क्षेत्र है, यहां पर भूकंप आया था। तो अब ये क्यों महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, खबर में क्यों था वो आपको पता चल गया। तो सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का, और खास बात देखिए यहां पर आपको सहारा मरुस्थल भी दिख जाएगा इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में सहारा मरुस्थल है और सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब देखिए सहारा मरुस्थल जो है गर्म मरुस्थल है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गर्म मरुस्थल, लेकिन यहाँ पे गर्म मरुस्थल है, जो शीत मरुस्थल है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ है। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा एक सहारा एटलस भी है, सहारा एटलस पर्वत भी है कई देशों में, सिर्फ इस देश तक नहीं है, आसपास के और देशों में भी यह सीमित है, लेकिन बात यह है कि सहारा एटलस पर्वत सहारा मरुस्थल के उत्तर में है, तो ये आपको पता रहे। चलिए अब उसके बाद आगे देख, निम्नलिखित में से, हाँ चलिए यहाँ पे सहारा एटलस, निम्नलिखित में से कौन सा, इसका जवाब आपको मिल ही गया था। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश अलास्का राज्य के बारे में सही है? देखिए अलास्का राज्य के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका का भौगोलिक रूप से असंबद्ध राज्य है। अलास्का संधि 1867 के तहत रूस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका को बेचा था। अलास्का के उत्तर में ब्यूफोर्ट सागर और आर्कटिक महासागर हैं। चौथा है नॉर्दर्न लाइट्स, अरोरा बोरेलिसिस, वो या कहीं पे बोरियोलिसिस, ऐसे बोरियोलिस लिखा आ जाता है, केवल अलास्का के कुछ हिस्सों में दिखाई देती हैं। केवल 1 2 3, केवल 1 3 4, 2 और 3, और केवल 1 और 4। बताइए सही कथन क्या है, बताइए सही जवाब इसमें कितने इसमें से सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, संयुक्त राज्य अमेरिका का भौगोलिक रूप से असंबद्ध राज्य, असंबद्ध राज्य का मतलब जो यूएसए की मेनलैंड है उससे अलग है, तो क्या है? अब देखिए ये आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स है। अब इससे उत्तर में जाएंगे तो कनाडा है, और कनाडा से भी थोड़ा उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो ये आपको क्या दिखाई देगा? अलास्का। तो अलास्का राज्य है यूनाइटेड स्टेट्स का, लेकिन काफी दूर है यूनाइटेड स्टेट्स से। अब पहले यह रशिया के पास था, रशिया ने इसे बेचा। अब आमतौर पर हम दुनिया का जो नक्शा देखते हैं उसमें हमें एक कोने में दिखाई देता है इधर अमेरिका है और इधर रूस है, लेकिन धरती तो गोल है। हम 2D डायमेंशन में देख रहे हैं, फ्लैट पेपर में देख रहे हैं, फ्लैट पैनल में देख रहे हैं, जब उसको ग्लोब बना देंगे तो रूस और अमेरिका, अब चूंकि अलास्का अमेरिका का है, दोनों आसपास हो जाएंगे। देखिए बहुत करीब है, बहुत हल्की सी दूरी है। इनके जो छोटे छोटे आइलैंड हैं सबसे पास के, ग्रेट डायमीड और लिटिल डायमीड, ग्रेट डायमीड रूस और लिटिल डायमीड यूएसए, इन दोनों के बीच की दूरी 2.5 मील के आसपास है, कहीं पे 3.8 किलोमीटर, कहीं पे 4 किलोमीटर के आसपास के बीच की दूरी इनकी देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेन लैंड के बीच की दूरी 55 मील के आसपास है, फिर भी बहुत पास है। चलिए अब यहां पे आते हैं, तो ये पहला वाला सही है। दूसरा, अलास्का संधि 1867 के तहत बिल्कुल इसी दौरान खरीदा गया था, ये भी सही है। अलास्का के उत्तर में ब्यूफोर्ट सागर और आर्कटिक महासागर है। चलिए देखते हैं इसको, ये अलास्का है। अब अलास्का के उत्तर में देखें तो ब्यूफोर्ट सी है, आप स्टेटमेंट देखिए, ब्यूफोर्ट सी है। आर्कटिक महासागर है, बिल्कुल है, आर्कटिक ओशियन है, ये भी उत्तर में है। और कुछ चीजें देखनी है तो देखिए, अलास्का और रशिया के बीच में बेरिंग सी है, बेरिंग स्ट्रेट है, सी नहीं है, बेरिंग स्ट्रेट का मतलब क्या है? जल संधि है। ये चुकची सी और बियरिंग सी को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो
जल संधि मतलब दो बड़ी जल जो वाटर बॉडी है उनको जोड़ रहे हैं, तो बेरिंग सी को और चुकची सी को जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब में अभी देखिए एक रह गया, अगली लाइन रह गई, ये वाली बात तो सही है। नॉर्दर्न लाइट्स केवल अलास्का के कुछ हिस्सों से दिखाई देती है, तो अलास्का के कुछ हिस्सों से नहीं, बहुत सारे हिस्सों से अलास्का से दिखाई देती है। अब ये है क्या? ये नॉर्दर्न लाइट जिसको कहा जा रहा है अरोरा बोरेलिस या बोरियोलिस, अलग नाम से इसको जानते हैं। इसी तरह से अरोरा ऑस्ट्रेलिस भी होता है। अब ऑस्ट्रेलिस क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पे नॉर्दर्न लिखा है। उत्तरी ध्रुव की तरफ जो एक खास प्रकार की लाइट होती है, कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी आपको। ये देखिए बढ़िया अलग किस्म की, यहाँ पे गुलाबी भी है, हरी भी है, नीली, ये कैसे दिख रही है? हो ये रहा है जो सोलर विंड है, जब वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आती है तो वो आवेशित करती है, या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से कि वह उत्तेजित करती है जो वायुमंडल में गैसें हैं। ऑक्सीजन को उत्तेजित करती है, नाइट्रोजन को उत्तेजित करती है। तो सोलर विंड चुंबकीय प्रभाव में जब आती है धरती के नॉर्थ पोल में या साउथ पोल की तरफ, तो क्या होता है कि वह वायुमंडल की गैसों को उत्तेजित करती है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसमें प्रभावित होते हैं, और उसकी वजह से जो सूर्य की रोशनी है वो इस प्रकार की रोशनी हमें दिखाई देती है यहाँ पे। इसी को बोला जाता है अरोरा। तो अरोरा बना अरोरा बोरियोलिस, कैसे? वो बना नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, अब यहां पे जो अब नॉर्थ पोल के साइड के जो क्षेत्र है वहां पे दिखाई देगा, साउथ पोल के साइड के क्षेत्रों में अलग दिखाई देगा। हालांकि और भी क्षेत्रों में दिखाई देता है। क्या भारत में दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? मेरा आपसे सवाल है, जिसको पता है, जिसने कभी न्यूज में सुना है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पे ये सवाल तो गलत हो गया, कुछ हिस्सों में नहीं बहुत हिस्सों में, तो 3 यहाँ पे सही है। तो 1, 2 और 3 यानी कि उत्तर हो गया हमारा ए। ठीक है, आगे चले। चलिए, अलास्का के बारे में हमने देख लिया, बिफोर अंटार्कटिक महासागर के में देख लिया, प्रशांत महासागर, अलास्का की खाड़ी, बेरिंग सी को देख लिया, चुकची सागर देख लिया, अरोरा बोरियोलिस क्या होता है वो समझ गए। उसके बाद हमने आर्कटिक सर्कल के पास में है, 1/3 अलास्का राज्य आर्कटिक सर्कल के भीतर है। आर्कटिक सर्कल क्या होता है ये देखिए, आर्कटिक सर्कल, ये या आर्कटिक सर्कल 4.5 डिग्री पे होता है। ठीक है, उत्तर की तरफ। चलिए, अब उसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टोंगा के बारे में सही है? अब टोंगा है कहां पे ये पता होना चाहिए। टोंगा दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। टोंगा में सबसे ऊंची चोटी काओ द्वीप पर स्थित है। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। टोंगा जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आना पड़ेगा, तो यहां पे दिखाई देगा, कुछ द्वीपों का समूह है टोंगा। साउथ पैसिफिक ओशियन में होगा। ठीक है, अब साउथ पैसिफिक ओशियन में है टोंगा, और यह देखें मकर रेखा के उत्तर में है। ठीक है, अब यहां पे यह है दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है तथा मकर रेखा से ऊपर है, यानी कि उत्तर की तरफ, मकर रेखा से उत्तर है। उसके बाद टोंगा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। राष्ट्रमंडल का मतलब कि यहाँ पे ब्रिटिश शासन रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हा आपाई द्वीप समूह में काओ द्वीप में है। तो ये बात भी सही है, पहला वाला भी सही था। यहाँ कोई नदी भी नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, राजधानी नुकुलोफा है। तो यहाँ पे पहली वाली बात भी सही है, दूसरी वाली बात भी सही है, तो हम कहेंगे क्या 1 और 2। ठीक है, तो केवल 1 और 2 क्या, दोनों ही, मतलब कि सभी हो गए, दोनों कथन हो गए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये टोंगा के बारे में है और उसको जानने के लिए, उससे संबंधित द्वीपों को देखने के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईस्टर द्वीप के बारे में सही है? ईस्टर द्वीप दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित सबसे पूर्वी पोलिनेशियाई द्वीप है। यह चिली का एक विशेष क्षेत्र है। ईस्टर द्वीप एक लघु त्रिकोणीय ज्वालामुखी द्वीप है जो 3 विलुप्त ज्वालामुखियों में से बना है, और यहां स्थित रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। आपको बताना है केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 1, 2, 4, या केवल 3, 4, या केवल 1 और 4। चलिए ऊपर देखते हैं, कौन सा कथन ईस्टर द्वीप के बारे में सही है, हमें यह पता करना है। एक एक करके देखते हैं। पहला वाला देखें, ईस्टर द्वीप दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित सबसे पूर्वी पोलिनेशियाई द्वीप है। चलिए, क्या यह बात सही है?
क्या बोल रहा है? दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में सबसे पूर्वी, ये दक्षिण पूर्वी महासागर है, पैसिफिक ओशियन है प्रशांत महासागर में। और सबसे पूर्वी पोलिनेशियाई द्वीप है। पोलिनेशियाई द्वीप बहुत सारे हैं, देखिए टोंगा भी पोलिनेशियाई द्वीप है, लेकिन ये पूर्व की तरफ नहीं है। इसके अलावा हम देखें तो हवाई द्वीप भी पोलिनेशियाई है, ये भी है। तो सबसे पूर्व में कौन सा है? यही है, ईस्टर द्वीप है। और ये है किसका प्रशासन? यहाँ पे चिली का है, चिली का है, ठीक है। तो चिली के पश्चिम की तरफ है, पैसिफिक ओशियन में पूर्व की तरफ है, और ये है दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यह चिली का एक विशेष क्षेत्र है, ये भी सही है। फिर ईस्टर द्वीप एक लघु त्रिकोणीय ज्वालामुखी द्वीप है जो 3 विलुप्त ज्वालामुखियों से बना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, देखो रानो है, रानो रोई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राना काऊ है, रानो काऊ है। उसके अलावा एक ये भी है, और भी है। तो ये भी बात सही है। फिर उसके बाद यहाँ स्थित रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो ये बात गलत है, ये विश्व धरोहर स्थल है, ये नहीं होना चाहिए था। और रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल है, तो बड़ी बात है। अब रापा नुई हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जो ईस्टर द्वीप है ना, इसी को पोलिनेशियाई भाषा में रापा नुई कहा जाता है। पहली बात, रापा नुई वहां पे रहने वाली एक खास ट्राइब के बारे में जानकारी है, यानी कि एक खास ट्राइब की पहचान जिस नाम से है वो है रापा नुई। और सैकड़ों साल पहले ये यहाँ पे इस क्षेत्र में आ गए थे। और एक खास संरचना है, ये संरचना आपने कभी देखी हो, ये इस प्रकार की कई बार आपने नेट में देखा होगा। पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई देंगी, ये 2 मीटर से 10 मीटर तक होती हैं। अब इसमें देखें तो बड़ा सा सर होता है, बड़ी सी आंखें होती हैं, नाक होता है, कंधे थोड़ी बड़े से होते हैं, और ये शरीर पूरा नहीं होता है, लेकिन मानव की एक संरचना समझ में आती कि है। तो कहीं कहीं पे ये बात आती है कि जो रापा नुई है अपने पूर्वजों के लिए यहाँ पे इसको, कुछ लोग बोलते हैं रापा नुई आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए उसको बनाए थे। अलग अलग बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे इसमें मिथक भी हैं, अलग बातें भी हैं, वो आपको मिल जाएंगी जानकारी। लेकिन ये बात है कि बना किससे? तो ज्वालामुखी से निकलने, जो ज्वालामुखी है जो निकला है, उससे बनने वाली चट्टान से इसका निर्माण किया गया है। सैकड़ों साल पहले इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो वहां पे बसे जो पोलिनेशियाई मूल के समाज है उससे ये संबंधित है, रापा नुई, ठीक है। चलिए, तो इसका जवाब क्या है? हमने देखा कि ये गलत था, पहला वाला सही था, दूसरा सही था, तीसरा सही था। तो यहाँ पे ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद एक अभ्यास प्रश्न है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कनाडा के बारे में सही है? ए, यह अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है और इसकी समुद्री सीमाएं 3 महासागरों से लगती हैं। और दूसरा है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। और तीसरा है, कनाडा की झीलों और नदियों में दुनिया का 20% ताजा जल भंडार है। सही विकल्प है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सवाल को देख लीजिए, देखने के लिए मैं हट जाता हूं, पूरा सवाल आपको दिख जाए। अब उसके बाद वापस आता हूं ये बताने के लिए कि इस सवाल का जवाब हम अगले सेशन में देंगे, अगले हफ्ते देंगे, शाम को, जब हमारी मुलाकात रविवार को होगी। और यह हर रविवार को शाम को आता है। तो इस सेशन से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आपको पसंद आया तो कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा और भी चैनल में बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जो आपके लिए, आपकी तैयारी को धार देने के लिए उपलब्ध हैं। तो अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी की शुरुआत करने वाले होंगे, कर रहे होंगे, और उनके मन में होगा कि दृष्टि आईएएस किस प्रकार से उनकी सहायता कर सकता है, उन्हें अच्छे से पता चल जाए। तो वो कैसे पता चलेगा? इसके लिए वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उन्हें जानकारी मिल जाए कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स हो, ऑफलाइन कोर्स हो, या टेस्ट सीरीज हो, या ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, सबके बारे में आपको जानकारी मिलेगी इस नंबर में। नंबर है 8750187501। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।